बाला साहेब देवरस जी ने आपातकाल के पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण सार्वजनिक वक्तव्य उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा फॉरगिव एंड फॉरगेट, जो हो गया है, उसको भूल जाओ, उसको क्षमा करो। लेकिन देश के इतिहास में जिस एक काला अध्याय के दौरान घोर दमन और अत्याचार हुए, वो इतिहास के पन्ने पर है। कई पुस्तकें इस विषय में आई हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी कई लोगों ने लिखा है और संगठनों से भी इस प्रकार के साहित्य बाद में भी छपे हैं। इसलिए मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी वो है ही। तो इसलिए बाला साहेब देवरस जी ने जो अपेक्षा की थी उसको ध्यान में रखकर मैं थोड़ा 2-4 बातें इस संदर्भ में बताऊंगा। क्रूरता और अमानवीयता बहुत व्यापक प्रमाण में कई जगह पर हुए। जिस प्रकार अपने देश की व्यवस्था, पुलिस के, सरकारी प्रशासन की व्यवस्था ऐसे बर्बरता दिखा सकते हैं, इसका एक अनुभव आपातकाल में हुआ। हाथ दोनों ऐसे पीछे बांधकर ऊपर से उनको खींचना और वो जमीन से ऊपर जाता है जैसे फांसी के होता है। उस समय उनके पीठ पर, उनके पैर पर लाठी से मारना। उस समय जो क्रूरता हुई 3 प्रकार की हुई। एक है जो अरेस्ट हुए, उनके लॉकअप में हुआ। बहुत सारे व्यापक प्रमाण में जो हुआ वो पुलिस लॉकअप में हुआ, उनको जेल में भेजने से पहले। पुलिस लॉकअप में जो हुआ उसके जो हिंसा के प्रकार है, कैंडल से उस समय के आंध्र प्रदेश है, अभी तेलंगाना है, आंजनेयुलु एक कार्यकर्ता, उसके शरीर के लगभग 100 जगह पर उनको जलाया कैंडल से। उनसे कुछ मुंह से कहलवाने के लिए, बुलवाने के लिए। किसी को नारियल के अंदर कीड़े रखकर उसको यहाँ बांध दिया नाभि के ऊपर। या जैसे मैंने कहा पुलिस भाषा में एरोप्लेन कहते हैं, गोली कहते हैं, चपाती कहते हैं। ये सब अलग अलग प्रकार के हिंसा के जो टॉर्चर के अलग अलग प्रकार है। सीधा बिठाकर उसके ऊपर रोलिंग करो, तरह तरह के हैं। इलेक्ट्रिक शॉक दो या इसमें पिन से अंदर एक उसे दो। तो इस प्रकार के भयानक करने के कारण लोगों को, एक को कर रहे हैं तो दूसरे यहाँ बैठकर देखता है तो उसको अगला मेरा है ऐसे लगेगा ही, जो मेरे सामने भी हुआ है। बहुत लोग जो जेल में आए, ऐसे लोगों का उस समय जेल के अंदर कई लोगों को आने के बाद लॉकअप में 3 दिन 4 दिन जिस प्रकार उनके साथ अमानवीय अत्याचार हुए, वो उस स्थिति में जेल में आने के बाद उनको 10 दिन 15 दिन मालिश करना, ये सब महीने तक किया। कुछ लोग जीवन भर विकलांग हो गए। कुछ लोगों के जीवन भर किसी न किसी प्रकार की व्याधि हो गई। कुछ लोगों को जीवन भर आंखें चली गई। ये हुआ है। दूसरा एक है कि बाहर होने वाले। मैं बेंगलुरु के एक घटना जानता हूँ, मैं बहुत सारे देश भर के भी मालूम है। ओम प्रकाश कोहली जी दिल्ली में थे, जो गवर्नर रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय अध्यक्ष भी थे। दिल्ली के एक तिहाड़ जेल में सब जानते हैं कि ओम प्रकाश कोहली जी थोड़ा सा दिव्यांग थे चलने में। उनको पुलिस ने लात मारा लॉकअप में, उनके साथ अत्यंत अपमान कर व्यवहार किए। वो कॉलेज के प्रोफेसर थे, खड़े होना मुश्किल था, ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसे किए। ऐसे देश भर में हुए। बेंगलुरु में एक गायत्री करके एक महिला, उन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह करने के बाद उनको अरेस्ट किया, जेल में ले गए। 15 दिन के बाद उनके, वो सत्याग्रह करते समय वो आई थी, वो गर्भवती थी, तो वो सत्याग्रह लॉकअप में लेके जाने के बाद उनके प्रसव वेदना जब हुई तो हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में उनको पलंग पर सुलाए थे। तो डिलीवरी उनकी जो हुई उस समय उनके दोनों पैर को जंजीर से बांधा हुआ था। तो गर्भवती महिला कहीं भाग जाएगी ऐसे तो नहीं है, और डिलीवरी हो गई तो उनको बांध कर रखने की क्या जरूरत थी। उत्तर भारत में व्यापक प्रमाण में नसबंदी क्या हुआ, पकड़ कर किए। 20 पॉइंट प्रोग्राम और 4 पॉइंट प्रोग्राम थे। उस समय के सरकार के प्रशासन के चलाने वाले चौकड़ी थी, उसमें जो भी लोग थे उन्होंने नसबंदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण करने के उन्होंने जिस प्रकार के आपातकाल के उपयोग किया, जबरदस्ती, यह घोर अमानवीय और मानवाधिकार के विरुद्ध के इतिहास के पन्नों पर हमेशा एक काला धब्बा है। जेल के अंदर बाकी जो कैदी रहते हैं, क्रिमिनल केसेस में आए हैं, उन लोगों को राजनीतिक कैदियों के खिलाफ उकसा कर, उन लोगों के झगड़ा करवा के उनसे मारपीट करवाया। उनके हाथ में सब प्रकार की चीजें हैं। ये राजनीतिक कैदियों के पास निहत्थे थे। जेल के अंदर ऐसे जानबूझकर करवाने का प्रयत्न किया, झगड़े हो गए ऐसे। बल्लारी जेल में लगभग 25 लोग हाथ के पैर के हड्डी टूट गई, महीनों तक उनको अस्पताल में रखना पड़ा। आपातकाल के विरुद्ध के संघर्ष के लिए पहले जो संघर्ष समिति बनी, लोक संघर्ष समिति, उसके सेक्रेटरी थे नानाजी देशमुख।
उस नानाजी देशमुख अगस्त के 75 में उनकी गिरफ्तारी हो गई। उनके गिरफ्तारी होने के बाद रविंद्र वर्मा जी उसके सचिव बने, महासचिव। उनके भी अरेस्ट होने के बाद माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी उसके सचिव बने। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी अंत तक अरेस्ट नहीं हुए, भूमिगत रहे, उनको पुलिस पकड़ नहीं पाई। तो पुलिस को पता नहीं चलना, यात्रा करना, अलग नाम से करना, वेश बदल कर करना, ये सब हमने किया था उन दिनों में। जैसे भूमिगत आंदोलन के तरीके होते हैं वो सब किए हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री के बारे में कहते, उस समय वो सरदार बनकर घूम रहे थे। ऐसे देश भर के लोग अलग अलग प्रकार से वेश पहनकर हम जाते ही थे। लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के अंतर्गत ही अपने को संघर्ष करना चाहिए, संविधानात्मक ढंग से ही करना चाहिए। बंदूक उठाकर क्रांति नहीं करनी है, शस्त्र उठाकर संघर्ष करके आपातकाल का विरोध करना ये गलत है। ऐसे समिति के स्पष्ट अभिप्राय था। लोगों को हिंसा के मार्ग पर नहीं लाना, यह स्पष्ट निर्देशन था। सत्याग्रह नवंबर 14 तारीख से प्रारंभ करना ये तय किया। सत्याग्रह ने कैसे, किसी भी सड़क के चौराहे पर या किसी जगह पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर जितने संख्या में हो सकते उतने संख्या में लोग आना, आपातकाल के विरुद्ध में 2-4 नारे लगाना, अपने डिमांड जो है उसके नारे लगाना, पुलिस आएगी, पकड़ेगी, लेके जाएंगे, सत्याग्रह करना, जेल भरना, ये तय था। और यथासंभव साहित्य पर्चे उसको लोगों को दे देना, क्योंकि हमको देने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, ओपनली हम नहीं दे सकते थे। इसलिए सत्याग्रह के लिए जाते समय थैली में पर्चे रखो, उसको सबके लिए दे दो। तो ये सत्याग्रह के तरीके थे। तरह तरह के सत्याग्रह हुए और भी हुए। इस आपातकाल को जनता ने स्वीकार नहीं किया है, यह लोकतंत्र के विरुद्ध है, लोकतंत्र के दमन हो गया है। इसलिए इसके लिए विरुद्ध आवाज उठाना, समाज मरा नहीं है, यह स्तब्ध नहीं है, ऐसे दिखाना, यह बहुत बड़ा एक उद्देश्य था सत्याग्रह का। दक्षिण भारत में उसके नेतृत्व दिए माननीय होवे शेषाद्री जी ने। उन्होंने साहित्य के नेतृत्व उन्होंने दिया। जगह जगह पर हमने प्रेस ढूंढे। रात को प्रेस काम करना, और प्रेस काम करना, आवाज नहीं आना, तो इसलिए बहुत उसके लिए मशक्कत करनी पड़ती थी। 2 पन्ने के, 4 पन्ने के पत्रिकाएं छपवाना, उसमें न्यूज आइटम अन्य देश के अन्य भागों में क्या चल रहे हैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ये जानकारी इकट्ठा कैसे करना, वो थोड़ा सा कुछ फोन का उपयोग किए, भूमिगत इसमें अलग अलग नाम से किए, प्रवास करने वाले लोगों से लिखवा कर लाते थे। एक नेटवर्क का शुरू किया था, इसके लिए ही कुछ कार्यकर्ता प्रवास करते थे। वो बाकी कोई उनके बैठक लेना, सत्याग्रह की तैयारी करना, वो काम उनके पास नहीं था। वो एक दृष्टि से पत्रकार जैसे अंडरग्राउंड पत्रकार कार्यकर्ता थे। वो कोई पत्रिका क्षेत्र के सभी नहीं थे, लेकिन न्यूज कलेक्ट करके उसको लिखना। और लेखक लोगों को एक जगह जगह बुलाते। 2 बार लेखक लोगों के कार्यशाला किए कर्नाटक में। उन दिनों में तो मैं तो कर्नाटक में था, ऐसे देश के अन्य भागों में भी जरूर किए होंगे। हम अलग अलग नाम से, उदाहरण के लिए कर्नाटक के 4 जगह पर या महाराष्ट्र में अलग अलग नाम से अंडरग्राउंड की पत्रिकाएं छपती थी। मराठी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, हिंदी में, उस राज्य में वो नाम भी अलग अलग थे। कर्नाटक में कन्नड़ में ही 3 नाम से 3 जगह पर छपते। उसका छपने के बाद 2 प्रकार के छपना। एक है प्रिंटिंग प्रेस, वो आवाज करता है, पुलिस पकड़ सकते हैं, इसलिए हाथ से साइक्लोस्टेल करना, घुमा घुमा कर साइक्लोस करना। रातों रात काम करते थे, 1,000 प्रति निकालना, रात भर काम करके उसको सुबह 3:30-4 बजे से 5 बजे के बीच सामान्यतः जाना, सड़क पर घर के गेट के पास जहाँ पेपर रखते वहां डाल देना। ऐसे हम कर तरह तरह के किए। वो सिनेमा देखने गए, उदाहरण के लिए मतलब कैसे किया, एक जगह पर सिनेमा देखने के लिए 4 लोग गए, हाथ में वो पत्रिका के जेब में वो सब रखे गए, तो वहां बालकनी सीट में गए ऊपर के, तो वहां से उसको धीरे धीरे ऐसे नीचे कर दिया। तो कई जगह पर बालकनी ऐसे होता है, तो बालकनी के ऐसे किया तो नीचे करके अंधेरे में बाहर चले गए, तो वो सारे पेपर नीचे गिर गए, इतने लोगों के हाथ में गए। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके अलग अलग थे।